भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम सबने इसे स्कूलों में पढ़ा है, सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर देखा भी है। पर क्या ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द हैं या ये हमारे देश का डीएनए कोड है? आज हम इसी प्रस्तावना की गहराइयों में उतरने वाले हैं और इस सफर में हमारा गाइड होगा के डाका क्लासेस द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही विस्तृत नोट। हमारा मकसद रटना नहीं है, बल्कि समझना है। सही बात है। समझना कि ये शब्द आए कहाँ से, इन्होंने क्या क्या सफर तय किया और आज के भारत में एक नागरिक के लिए इनके मायने क्या हैं। और कहानी की शुरुआत होती है उन 3 शब्दों से जो मेरे हिसाब से पूरी बाजी पलट देते हैं। हम भारत के लोग। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐलान। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब आमतौर पर तो यही लगता है ना कि संविधान कोई राजा या कोई सरकार हमें देती है, पर ये शब्द तो कुछ और ही कह रहे हैं। यही तो इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। भारत के लोग का सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को बनाने वाले और इसे शक्ति देने वाले हम और आप हैं। भारत की जनता। हाँ, भारत की जनता। कोई बाहरी ताकत नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं। जो अंतिम सत्ता है वो जनता के हाथ में है। एक तरह से ये संविधान हमने खुद को दिया है। वाह, तो ये नींव है। इन नोट्स में प्रस्तावना को समझने के लिए 4 स्तंभों का एक ढांचा दिया गया है। मुझे लगता है ये समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। हाँ, बिल्कुल। पहला स्तंभ तो यही हो गया, अधिकार का स्रोत, यानी हम भारत के लोग। सही। दूसरा स्तंभ है भारत की प्रकृति, यानी ये देश असल में होगा कैसा। तीसरा स्तंभ है संविधान के उद्देश्य, मतलब हम ये सब करके हासिल क्या करना चाहते हैं। और चौथा स्तंभ है इसे अपनाने की वो ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर 1949। ये 4 स्तंभ हमें एक पूरा नक्शा दे देते हैं। हाँ, तो चलिए इस नक्शे पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ भारत की प्रकृति। नोट्स में 5 कह सकते हैं कि भारी भरकम शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश के चरित्र के 5 स्तंभ हैं। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन, इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अब हम अपने मालिक खुद हैं। देखिए, 1947 से पहले हमारे फैसले कहाँ होते थे? लंदन में। है, सही बात है। सॉवरन होने का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हम किस देश से दोस्ती करेंगे, कौन सी नीति अपनाएंगे, ये सब हमारे अपने फैसले होंगे, किसी और के दबाव में नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी स्वतंत्रता की बात। लेकिन अगले 2 शब्द, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये तो देश के आंतरिक चरित्र के बारे में है। और जहां तक मुझे याद है, ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और थोड़ी विवादास्पद भी। इन दोनों शब्दों को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 1976 मतलब इमरजेंसी का दौर। तो उस समय के राजनीतिक माहौल को देखते हुए इन शब्दों को जोड़ने का कोई खास मतलब था? बिल्कुल। इमरजेंसी का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही तूफानी समय था। उस वक्त की सरकार ने इन शब्दों को जोड़कर अपनी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को संविधान में स्थापित करने की कोशिश की। अच्छा। समाजवादी शब्द जोड़ने का उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत का लक्ष्य धन और संसाधनों के असमान वितरण को कम करना है और लोकतांत्रिक तरीकों से आर्थिक समानता लाना है। मतलब ये रशियन मॉडल वाला साम्यवाद नहीं है? नहीं, ये गांधीवादी और नेहरूवादी समाजवाद की तरफ झुकाव है, जहां राज्य एक कल्याणकारी भूमिका निभाता है। और पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, इसका मतलब तो यही हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो कैसे? देखिए, पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच एक दीवार है। वो एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सही है, लेकिन वो सभी धर्मों से एक सकारात्मक दूरी बनाकर रखता है। सकारात्मक दूरी? हाँ, मतलब राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा, उन्हें संरक्षण देगा और किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये धार्मिक तटस्थता नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव की भावना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब आते हैं आखिरी 2 शब्दों पर, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें वो बारीक सा फर्क क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है।
लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब है सरकार चलाने का तरीका। सरकार लोगों द्वारा। लोगों के लिए और लोगों की ही होगी। हाँ। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। सत्ता का स्रोत जनता है। और गणराज्य या रिपब्लिक? गणराज्य का संबंध देश के सर्वोच्च पद से है, यानी राष्ट्र के प्रमुख से। गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, वंशानुगत नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रपति? बिल्कुल, जैसे हमारे राष्ट्रपति चुनाव से चुने जाते हैं। इसका ठीक उल्टा है ब्रिटेन। वो एक लोकतंत्र तो है, लेकिन गणराज्य नहीं। क्योंकि वहाँ राष्ट्र प्रमुख महारानी या महाराजा होते हैं। हाँ, जो एक वंशानुगत पद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का सबसे बड़ा पद किसी राज परिवार के लिए रिजर्व नहीं है। कोई भी काबिल भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सैद्धांतिक रूप से उस कुर्सी तक पहुंच सकता है। एकदम। और यही तो गणराज्य की खूबसूरती है। ये राजतंत्र का ठीक उल्टा है और सामाजिक समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये 5 शब्द मिलकर भारत का चरित्र बताते हैं। लेकिन एक अच्छे चरित्र का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। हमारा संविधान आखिर हासिल क्या करना चाहता है? और यहाँ हम आते हैं तीसरे स्तंभ पर। संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नोट्स में न्याय को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और वो भी इसी क्रम में। क्या इस क्रम का कोई खास महत्व है? बहुत गहरा महत्व है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदृष्टि थे। उन्होंने सामाजिक न्याय को सबसे पहले रखा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि सदियों से चली आ रही जाति, लिंग और धर्म पर आधारित जो असमानता है, वो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक समाज में हर व्यक्ति को बराबर सम्मान और अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक आर्थिक और राजनीतिक न्याय खोखले हैं। तो पहले सामाजिक भेदभाव खत्म करना होगा? हाँ, फिर आता है आर्थिक न्याय, जिसका लक्ष्य है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। और अंत में है राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़ने का समान अधिकार। बिल्कुल। और ये तीनों मिलकर ही न्याय की अवधारणा को पूरा करते हैं। न्याय के बाद है स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन ये आजादी कहाँ तक है? क्या ये असीमित है? नहीं, प्रस्तावना हमें ये स्वतंत्रता देती है, ये सही है। लेकिन मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में संविधान ये भी साफ करता है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब मेरी बोलने की आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचती है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है। एकदम। ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है और हमारी अदालतें लगातार इसी संतुलन को बनाने का काम करती हैं। आपकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन वो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी के साथ आती है। अब अगले उद्देश्य पर आते हैं। समता यानी इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत जरूरी भी है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके दे। आरक्षण की नीति को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, आरक्षण की नीति इसी अवसर की समता को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है, ताकि जो लोग ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। और इन सब उद्देश्यों को एक धागे में पिरोने वाला शब्द है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बिल्कुल। संविधान निर्माता जानते थे कि आप कानून से न्याय, स्वतंत्रता और समता दे तो सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक ये सब कागजी बातें रह जाएंगी। सही कहा। बंधुता के 2 लक्ष्य हैं: हर एक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यहाँ भी अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया था ना? हाँ, ये शब्द भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। ये देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। तो ये पूरा खाका एक आदर्श भारत की तस्वीर खींचता है। लेकिन अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या ये खूबसूरत प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय है या इसके पास कोई कानूनी ताकत भी है? क्या ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? ये $1 मिलियन का सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक भारत की सबसे बड़ी अदालतों को उलझाए रखा। प्रस्तावना को अपनी पहचान के लिए
अपने ही घर यानी संविधान के अंदर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई का पहला पड़ाव क्या था? पहला बड़ा पड़ाव था 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या प्रस्तावना के आधार पर कोई फैसला दिया जा सकता है। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक चाबी जरूर है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसे एक सुंदर कवर पेज की तरह मान लिया गया, जिसका किताब के अंदर के कंटेंट पर कोई कानूनी असर नहीं होगा। बिल्कुल। इस फैसले ने प्रस्तावना को लगभग शक्तिहीन बना दिया था। लेकिन फिर आया भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक मामला, 1973 का केशवानंद भारती मामला। हाँ, इस केस ने सब कुछ बदल दिया। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने बेरूबारी के फैसले को पलट दिया। और क्या कहा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये सिर्फ कवर पेज नहीं, बल्कि किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और यहीं पर मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का वो सिद्धांत सामने आया जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम सही। अदालत ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, संसद जी, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, आप अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकते हैं। आप इस घर में रंग रोगन कर सकते हैं, कुछ दीवारें बदल सकते हैं, लेकिन आप इसकी नींव को नहीं हिला सकते। बिल्कुल। और संविधान का ये मूल ढांचा, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, ये सब उस नींव का हिस्सा है। इस एक फैसले ने संसद की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ये तो कमाल है। मतलब प्रस्तावना को न सिर्फ संविधान का हिस्सा माना गया, बल्कि उसे एक तरह से संविधान का रक्षक भी बना दिया गया। हाँ, और इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी कोर्ट ने इसी बात को दोहराया, फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद ही प्रस्तावना में वो एकमात्र संशोधन हुआ। हाँ, क्योंकि अब ये कानूनी तौर पर साफ हो गया था कि संसद ऐसा कर सकती है, बशर्ते वो मूल ढांचे को ना छेड़े। तो 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये पूरी कानूनी यात्रा दिखाती है कि हमारा संविधान वाकई एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई भूमिकाएं निभाती है। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है। पहली बात, ये हमारे संविधान के दर्शन और उद्देश्यों का सार है। एक पन्ने पर पूरे संविधान का निचोड़। और न्यायपालिका और विधायिका के लिए इसकी क्या भूमिका है? न्यायपालिका के लिए ये एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद का मतलब साफ नहीं होता, तो जज प्रस्तावना की ओर देखते हैं कि हमारे संस्थापकों का असल इरादा क्या था। और विधायिका के लिए? विधायिका यानी हमारी संसद और विधानसभाओं के लिए ये एक नैतिक कंपास है। ये उन्हें याद दिलाता है कि कोई भी कानून इन महान आदर्शों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इन नोट्स में कुछ प्रसिद्ध न्यायविदों के कथन भी हैं। N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। हाँ, और ये कितनी सटीक उपमा है। जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड आपकी पूरी पहचान बता देता है, आपका नाम, पता, जन्मतिथि, वैसे ही प्रस्तावना एक नज़र में हमारे संविधान की पूरी पहचान बता देती है कि ये कैसा है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत उपमा ठाकुरदास भार्गव की लगती है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और सोचिए, ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं थी। ये वो लोग कह रहे थे जिन्होंने देश को आज़ाद होते और संविधान को बनते हुए अपनी आंखों से देखा था। उनके लिए ये शब्द सिर्फ स्याही नहीं थे, भावनाएं थीं, एक जुनून था। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। वैसे ही प्रस्तावना के बिना हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब रह जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे प्रस्तावना के शब्द भारत के विचार को परिभाषित करते हैं, कैसे इसने अपनी कानूनी जगह के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और कैसे ये आज भी हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि इन नोट्स के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, प्रस्तावना केवल शब्द नहीं है, ये एक जीवंत वादा, एक ध्रुव तारा है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की विरासत है और एक ऐसे भारत का सपना है जो न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान हो। और जब भी देश अपने रास्ते में चुनौतियों का सामना करता है या दिशाहीन महसूस करता है, तो ये प्रस्तावना ही वो ध्रुव तारा है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। ये सच में एक शक्तिशाली विचार है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है
और एक तरह से हम पर ही आके खत्म होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के संदर्भ में एक नागरिक के तौर पर हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे फैसले, हमारी जिम्मेदारियां प्रस्तावना में किए गए इन महान वादों को कितना जी रही हैं।